हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक हफ्ते के बाद मिल रहा हूं लगभग आपसे मैं। एक हफ्ते के बाद आपके सामने प्रकट हुआ हूं। आज मैं बहुत बिजी था, मैं फेस्टिवल थे और बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बहुत सारा काम था, तो बिजी था उसके अंदर में। अब जो है मैं नया टॉपिक लेकर आ गया हूं आपके सामने। बहुत मिस किया तुम सबको मैंने, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या हमारा? नया टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक लंबा है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? इस दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। समझे? क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका और एक नाम हुआ करता है, वो भी बता देता हूं मैं आपका। और एक नाम इसको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और उसके साथ में एक और वर्ड को जोड़ देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये इसका दूसरा नाम है, ऐसे भी कहा जाता है इसको। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कह दो या थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री कह दो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को पहला पार्ट तो ये पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। जो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम लोग को पहले ये पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, फिर अपने को थर्मोकेमिस्ट्री पे जाना है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, अभी सब समझाता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक का जो नाम दिया है वो सिर्फ इस पार्ट को दर्शाता है, जबकि पढ़ाता ये भी है। तो इस वजह से इसका ज्यादा बेटर नाम क्या होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। चलो ये अलग बहस है, अपने को तो पढ़ने से मतलब है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है और फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 4 या 5 चैप्टर में ये इसके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स काम आते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री का बैकबोन है तो गलत नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर को 11th में पढ़ाया जाता है, 11th केमिस्ट्री में। समझ में आ गया? वहां पर जो आपका 12th, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का है वो भी 11th में पढ़ाया जाता है। यहां पर हमारे यहां पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का दोनों थर्मोडायनेमिक्स 12th में पढ़ाया जाना चाहिए जाता है। लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए उसको 11th में। क्यों? क्योंकि वो 11th में सारे बेसिक चैप्टर्स कवर करते हैं, तो उसको वहीं पे कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी जो भी अपने को पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ाता हूं, आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को समझना है कि इसमें करना क्या है, ये चैप्टर क्या है, किस बारे में है ये चैप्टर। तो आइए इसको समझते हैं कि किस बारे में है ये चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा इसका लिटरल मीनिंग, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो या फिर बेसिकली थर्म जो है ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है हीट। लेकिन आज के दौर में हम सिर्फ हीट का सेंस ना लेकर के इन जनरल एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको एनर्जी बोलेंगे। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग थर्म का मतलब क्या होता है? हीट होता है। लिटरल मीनिंग हीट है। डायनेमिक्स का मतलब बच्चों होता है मोशन या मूवमेंट या फ्लो। तो बेसिकली एनर्जी की मूवमेंट, एनर्जी का मोशन या एनर्जी के फ्लो के बारे में पढ़ने वाले। कैसा एनर्जी का फ्लो होगा? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये ऐसी स्टडी है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर देता हूं, मैं फ्रिज में से, रेफ्रिजरेटर में से क्या करता हूं, आइस, बर्फ ला करके रूम में रख देता हूं। तो आइस क्या करेगा? आइस सराउंडिंग से क्या करेगा, एनवायरमेंट से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ गया? तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई, हीट लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वाला प्रोसेस है, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंडर स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? पानी मुझे क्या करना है? गर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा? या उसको वेपराइज करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? पतीली में पानी डाल करके स्टोव पे रख दूंगा, नीचे से क्या कर दूंगा? आग जला दूंगा। तो क्या होगा? तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और साथ साथ में क्या होगा? वो अपने आप वेपराइज हो जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। कहीं पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, कहीं पे एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी का जहां पर भी एक्सचेंज होगा किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझना है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन होता है
branch of science which deals with the study of exchange of energy in any physical और केमिकल प्रोसेस जैसे आपने क्या कर दिया, कोई केमिकल रिएक्शन करवा दिया तो उसमें एनर्जी का ही क्या हो रहा है, हीट का एनर्जी, यानी बेसिकली यहाँ पर हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन हो रहा है। तो वैसे भी प्रोसेस को हम लोग किस में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की स्टडी करते हैं। कहां पर, किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अब जो है अपन क्या करेंगे, इसमें आगे चलेंगे। कौन कौन सी चीजें आपको अभी पढ़नी है, थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले थर्मोडायनेमिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट पे जाएंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे विद बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना। चलो भी आ जाओ। तो बेसिकली अभी ऐसे याद रखो कि हमारा जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है CTD, इसके दो पार्ट्स अपन कर लेंगे। एक को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स और एक को क्या बोलेंगे, एक अपना थर्मोकेमिस्ट्री है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इसमें अपने को क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें अपने को फ्लॉट पढ़ना है। अपन फ्लॉट यानी क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। फ्लॉट हो गया, स्लॉट हो गया, मतलब समझ हुए होंगे आप। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्लॉट पढ़ना है अपने को। फिर डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो फ्लॉट, स्लॉट, लॉट आपका क्या हो गया, ये डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। डब्ल्यू के बारे में भी पढ़ना है। क्यू, डब्ल्यू यानी क्या, वर्क डन, क्यू यानी क्या, हीट। ये डेल्टा एच क्या, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो इनिशियल पार्ट में आपको ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको डेल्टा एच पढ़ना है, डेल्टा यू पढ़ना है फॉर केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको क्या करना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में पढ़ना है, यानी चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के दो पार्ट हम लोग करेंगे। पहले पार्ट में ये सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बच्चा बताओ जल्दी से, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, पूरा याद करवाते हुए चलूंगा मैं। कैसी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसके बाद हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स अपने को दो पार्ट्स करने हैं। एक में अपने को क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, दूसरे पार्ट में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ना है। ठीक है ना। चलो भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये जो चीज है ये खास करके एंट्रेंस के लिए है। ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया, लेकिन बीच बीच के पॉइंट्स में कवर कर लिया। तो अगर आप रेफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है ना। इसमें इसको कहते हैं स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्कोप मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या क्या करके दे सकता है, ये इसका स्कोप हो जाता है। ठीक है ना। स्कोप का मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको क्या क्या करके दे सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो थर्मोडायनेमिक्स कर सकता है वो क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉज। समझ में आ गया, अलग अलग थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में अपने को आइडिया देता है। ठीक है ना। ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द feasibility of a process। मतलब क्या, कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में आपको कौन आइडिया देता है, थर्मोडायनेमिक्स। अब तक जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में अपन क्या करते हैं, कोई रिएक्शन को देखते हैं और ये मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये रिएक्शन हो रहा होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये आइडिया मिलता है कि कोई रिएक्शन होना पॉसिबल है कि नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर तीसरा पॉइंट, अगर इफ द प्रोसेस या इफ ए प्रोसेस इज फीजिबल, अगर कोई प्रोसेस क्या है, फिजिबल है, देन it gives an idea about various energy exchanges in it, ठीक है। ये आपको क्या करता है, अलग अलग एनर्जी एक्सचेंज के बारे में भी बताता है। चौथा भी और एक पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, लेकिन इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा तभी वो डिस्कस करूंगा, तो वो नहीं लिखाऊंगा मैं यहां पर। तो अब तक आपको मैंने ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है। थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या करता है, अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स लॉस के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाता है कि ये जो अपना यूनिवर्स है ना, ये कैसे वर्क करता है, हमारी दुनिया रन कैसे करती है। ये बड़ा अजीब है, बड़ा मजेदार है। जब आपको फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स में इंजन निकाल दिया यार, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा। इंजन में आपको समझ में आता है कि बेसिकली दुनिया वर्क कैसे करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ। तो आपको बताता है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी पूरा ही टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं A to Z, क्योंकि एंट्रेंस के लिए तो पूरा पढ़ना है आपको, है ना। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉस। उसके बाद क्या, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये अपने को यहां पर पता लगेगा, ठीक है ना। इफ अ प्रोसेस इज फिजिबल देन इट गिव्स एन आइडिया अबाउट वेरियस एनर्जी एक्सचेंजेस, ठीक है ना। मतलब अगर कोई प्रोसेस पॉसिबल है तो उसका एनर्जी एक्सचेंज कितना हुआ, कितनी एनर्जी उसने इवॉल्व कर दिया या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, पहले टेम्परेचर क्या था, बाद में क्या था, ये सब का अपने को क्या मिलता है, यहाँ से अंदाजा मिल जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बताओ अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is the branch of science which deals with the exchange of energy in any physical and chemical process, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स में, थर्म का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड हीट, लेकिन यहां पर जनरल सेंस में क्या लिया जाएगा, एनर्जी। और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, यानी एनर्जी एंड मोशन, एनर्जी फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि यहां पर स्कोप क्या होता है। बताओ पहला पॉइंट क्या है, अलग अलग थर्मोडायनेमिक लॉस के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अपने को बताता है कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, और अगर फिजिबल है तो अपने को क्या बताएगा, फिजिबल है तो अपने को बताएगा कि कैसे अलग अलग एनर्जी एक्सचेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। अभी सब समझेगा धीरे धीरे करके। इसके बाद जो है इसके लिमिटेशंस मतलब क्या 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 चीजें अपने को नहीं बता सकता। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज, सबसे पहला लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल only for मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ही लग सकता है। मतलब क्या, एक कंटेनर तुमने लिया, उसके अंदर गैस भरी हुई है, समझ में आ गया। इस रूम को पूरी तरीके से अगर मैं बंद कर दूं तो इसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो यहां पर ये पूरी एयर के मॉलिक्यूल, जितने भी इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स है, उन सब की बात करेगा, इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल की बात नहीं करेगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप बात करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। केटीजी में आप एक एक मॉलिक्यूल की बात करना शुरू करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यहां पर आप क्या करोगे, पूरे बल्क की बात करोगे। समझ आ गया। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे लगता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे नहीं लगता है, ठीक है ना। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ प्रोसेस। ये आपको बताएगा कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कितने टाइम में होगा या कितने टाइम में नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर होगा तो कितने टाइम में होगा, वो टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, यानी क्या, उसकी काइनेटिक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। मैं चाहता तो यहां पर टेक्निकल टर्म लाता कि वो काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करता, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अभी पढ़ा नहीं है तुमने, तो इस वजह से मैंने यहां पर वो टेक्निकल टर्म नहीं लेकर आया। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया कि उसका स्कोप क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये दोनों चीजें आपको बता दी मैंने। अब जो है हम लोग हमारे मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है, अब जो आगे का पार्ट है, ये तो एक्स्ट्रा था, हो सकता है आप लोगों को इसमें पूछ लेता, एमसीक्यू में कहीं पूछ लेता, नीट सीईटी में पूछ सकता है। ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर सवाल ना आए, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी लेवल का हो।
ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर सवाल ना हो, और कम से कम एक दो सवाल कम से कम रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, किसी चैप्टर से 2 सवाल आना मतलब बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसके बाद जो है, इसके बाद अभी अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन इस पे जाएंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंड इंपॉर्टेंट टर्म यानी जनरल टर्म्स। यानी बेसिकली अगर अपने को क्या करना है, अपने को अगर इंग्लिश सीखनी है तो पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही अगर अपने को थर्मोडायनेमिक्स सीखना है तो उसके अल्फाबेट क्या है, उसके अल्फाबेट बेसिक जो है वो 3 है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। समझ आ रहा है? तो इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD, और बिल्कुल वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के जो अल्फाबेट्स है यानी जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। आगे जाकर के स्टेट वेरिएबल्स वगैरह भी बताऊंगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन आज इंट्रो है तो हम लोग स्टेट, हमारा सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या है, जनरल टर्म्स, हेडिंग लगाना है इसको, जनरल टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स के ABCD सीख रहे हैं। स्टार्टिंग का पार्ट पूरा थ्योरेटिकल है क्योंकि पहले बेस बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली कूद नहीं सकते न्यूमेरिकल पे, पहले बेस बनेगा, कॉन्सेप्ट फिर बनेंगे, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे इसमें, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत सारे डेरिवेशंस है इसमें, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, एक एक चीज खोल खोल के बताऊंगा, बिल्कुल समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ। तो जनरल टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला जो टर्म होता है उसको कहते हैं सिस्टम। भाई ये क्या चीज है, इसको समझना पड़ेगा। सिस्टम तो कई तरीके से होते हैं, कई तरीके के सिस्टम होते हैं। सोलार सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम अभी तुम जो सुन रहे हो क्या है, ऑडियो विजुअल सिस्टम। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम होता है, हम बोलते हैं ना साला सिस्टम ही खराब है, समझ आ गया। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन यहां पर कौन सा सिस्टम है, यहां पर वो सिस्टम की बात अपने को करनी है जो इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अपने को काम आने वाली, ठीक है ना। तो यहां पर सिस्टम क्या होता है, यहां पर सिस्टम का मतलब होता है यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूं, रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी बोतल निकाल करके, पानी भरा हुआ उसके अंदर, एक ठंडी बोतल निकाल करके मैं क्या करता हूं, बाहर रख देता हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, उस बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है मैं उसको स्टडी कर रहा हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बोतल के अंदर का पानी मेरा क्या है, सिस्टम है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो बोतल के अंदर का पानी क्या है, सिस्टम है। समझे? तो सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड, हमारी कायनात का कोई एक पार्ट जो होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज सिस्टम। समझ में आ गया? वो भी कौन सा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। कौन सी स्टडी, थर्मोडायनेमिक स्टडी। समझ में आ गया? यानी क्या, उस सिस्टम का मैं क्या बेसिकली स्टडी कर रहा हूं, उस सिस्टम को मैं स्टडी कर रहा हूं, उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, कितनी एनर्जी रिलीज कर ली, उसका पहले टेम्परेचर क्या था, उसका बाद में टेम्परेचर क्या था, ये टेम्परेचर, ये एनर्जी एक्सचेंज करने पर उसमें क्या इफेक्ट हुआ, तो ये सारी मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं। वो बॉटल जो निकाला था ना, उसकी मैं ये सारी स्टडी कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, सिस्टम। तो बॉटल के अंदर का पानी क्या है, मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं। अब मेरी थर्मोडायनेमिक स्टडी करना शुरू कर दो, मैं कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं या इवॉल्व कर रहा हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं आपका क्या बन जाऊंगा, सिस्टम बन जाऊंगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो कोई भी यूनिवर्स का पार्ट जिसके हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, मतलब एनर्जी के एक्सचेंज की अगर उसकी स्टडी करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। समझ में आ गया? तो ये सिस्टम की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अजान हो रही है, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल।
ठीक है, चलो भाई। तो अभी जो है बच्चों सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे हमने फ्रिज से क्या कर दिया था, एक ठंडी बोतल उठा करके बाहर रखा, तो ठंडी बोतल के अंदर का जो पानी है वो सिस्टम है, क्योंकि मैं पानी की स्टडी कर रहा हूं, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली या उसने इवॉल्व कर दी, टेम्परेचर पहले कितना था, टेम्परेचर बाद में कितना था, इस हीट के एब्जॉर्ब या इवॉल्व करने पर क्या इफेक्ट हुए, तो ये सारी मैं स्टडी कर रहा हूं। तो मेरा क्या है, पानी जो है वो सिस्टम है। मेरे कप में, एक कप में कॉफी रखी हुई है, तो कॉफी मेरा क्या है, सिस्टम। अगर मैं कॉफी के थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहा हूँ, यानी एनर्जी के एक्सचेंज की स्टडी कर रहा हूँ, समझ में आ गया। तो कॉफी मेरा क्या है, सिस्टम है। अब चाय बोल लो, चाय इन अ कप, समझ में आ गया, टी इन अ कप, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब सराउंडिंग, जो मेरा सिस्टम है उसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में, कायनात में जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब क्या है, सराउंडिंग है। हमारा जो बॉटल के अंदर का पानी है वो मेरा सिस्टम है। अब उसके बाहर क्या है, उसके बाहर मैं हूं, ये आपका स्टैंड है, ये आपका बोर्ड है, ये आपका मार्कर है, ये मेरा ग्लव है, समझ में आ गया, ये फैन है, ये सारी चीजें क्या है, आप सब, ये सब क्या है, ये आपका सराउंडिंग है। समझ में आ गया। सिस्टम के अलावा सारी चीजें जो है ब्रह्मांड में, सारी जो चीजें हैं यूनिवर्स में, जो सारी चीजें हैं वो क्या है, आपका सराउंडिंग है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सिस्टम के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का, उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। समझ आ रहा है क्या बोलूं, यानी पूरी यूनिवर्स को तुमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तुम्हारा पानी, बाकी सारी दुनिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से सिस्टम, याद रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर के क्या बनते हैं, यूनिवर्स बनते हैं। सिस्टम हमेशा बहुत छोटा होगा, सराउंडिंग हमेशा बहुत बड़ी होगी, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं और साइलेंसर से धुआं निकलता है, या कार चलाने पर साइलेंसर से धुआं निकलता है, या फिर AC चलाने पर जो हमारा हीट बाहर जाती है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ जाता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा ना, ये आपको बताता है थर्मोडायनेमिक्स से दुनिया रन कैसे करती है। अभी आऊँगा सारी चीज़ों पर, मैं अभी पहले लेक्चर में सब नहीं बता सकता, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। तो ये जो अभी लिखा है मैंने, वो याद रखना है फिलहाल, ठीक है ना। अभी बेस बनाते जा रहा हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज़ पे आएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, वो है अपना बाउंड्री। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, अब क्या आपका बाउंड्री। तो तीसरी चीज हमारी क्या है, तीसरी चीज है बाउंड्री। समझ आ रहा है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज
जो क्या कर दे, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे। एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो हमारी बोतल निकाली फ्रिज से, इमेजिन करो उसके अंदर का जो पानी है वो मेरा सिस्टम है, समझ में आ गया। उसके आसपास की सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। तो जो आपकी प्लास्टिक की बोतल है मान लो, तो जो अपनी प्लास्टिक की बोतल है उसका जो आउटर कवरिंग है ना प्लास्टिक का, वो बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बाउंड्री होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरा सिस्टम है, मैं इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है, इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। यही मेरा सिस्टम है, उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग है। ये एयर भी तो सराउंडिंग में आएगा, तो यहां पर कोई बाउंड्री नहीं, तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखना, कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। इट कैन बी रियल एंड इट कैन बी इमेजिनरी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। याद रखेंगे आप सब इस चीज को, ठीक है ना। चलो भाई, तो बाउंड्री क्या हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे इफ वाटर इन अ प्लास्टिक बॉटल इज our thermodynamic system, then the outer covering of plastic bottle is our boundary। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसमें याद रखना, प्लीज नोट, अभी करा दूंगा वैसे आगे जाकर मैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज में। बाउंड्री can be real और imaginary। समझ आ रहा है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको समझा दी मैंने। तो 3 ABCD मैंने आपको सिखाए, 3 बेसिक टर्म्स आपको मैंने सिखाए। कौन कौन से सिखाए बताओ, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग और एक बाउंड्री। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है, बोलो भाई, दी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। समझ में, यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बच गया वो क्या है, आपका सराउंडिंग है। और बाउंड्री क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला सरफेस, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्लियर हो गया, मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है ना। चलो भी, अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद अभी आप लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक एक चीज डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। समझ में आ गया, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो आगे जाके तुम फंसोगे, इसलिए हर एक चीज डिटेल में करवाते जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहली चीज जो है टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज में, वो क्या है, सबसे पहली चीज इसमें है वो है रियल और इमेजिनरी। समझ में आ गया, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला सरफेस है, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर सेपरेशन होगा तो रियल बोलेंगे, क्लियर सेपरेशन। जैसे बॉटल के अंदर पानी है तो उसका जो आउटर कवरिंग प्लास्टिक का है वो क्या है, क्लियर सेपरेशन है, वो क्या आपका रियल बाउंड्री। ठीक है, नो क्लियर सेपरेशन। समझ में आ गया, कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा ना आपसे, अगर मैं इस मार्कर की स्टडी करूंगा, थर्मोडायनेमिक स्टडी, तो इसमें कोई भी आपको बाउंड्री नजर नहीं आ रही। समझ में आ गया, पूरे मार्कर की स्टडी कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर एयर भी अपना क्या है, देखो एयर अपना क्या है, यहाँ पर सराउंडिंग में आ गया, क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है, मेरा मार्कर है, तो सराउंडिंग बिल्कुल आकर के इसको टच कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखना इस चीज को,
ठीक है ना, यहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, ये सिस्टम है। तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने जो बता दिया वो आप लोग याद रखना। इसमें वही वाला पहले जो एग्जाम्पल दिया था रियल, इमेजिनरी में मार्कर और मार्कर वाला एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। इसके अलावा दूसरा टाइप भी होता है बाउंड्री का। दूसरा टाइप होता है बाउंड्री का जिसको हम लोग कहते हैं डायथर्मिक और एडियाबैटिक। ये भी टाइप की बाउंड्रीज होती है। देखो ये टर्म्स आ रहे हैं, ये बेसिक टर्म्स नहीं बताऊंगा तो आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब ये टीचर छोड़ देता है तो कुछ समझ में आता नहीं है बच्चे को, इसलिए सारी चीजें क्लियर करा रहा हूं। आ जाओ, ठीक है ना। तो डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक बाउंड्री क्या होती है? डायथर्मिक बाउंड्री का मतलब होता है ये ऐसी बाउंड्री होगी जिसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसी बाउंड्री है हीट जिसमें हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। समझ में आ गया? हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। और ये ऐसी बाउंड्री है जिसमें एडियाबैटिक, जिसमें हीट एक्सचेंज इजंट पॉसिबल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कोई बाउंड्री परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होती है, लेकिन लगभग आप उसको मान सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने क्या कर दिया, बेसिक एग्जाम्पल आसपास की चीजों को लेते हैं। हमारे कप में चाय डाली हुई है, हमारा प्याला हमने ले लिया, उसमें चाय है। समझ में आ गया? अब अगर आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना, आप अगर क्या करते हो, प्याले गरम गरम चाय, आप प्याले को हाथ लगाते हो तो आपको चटका लगता है, चटका लगता है ना उसमें। तो ये कैसा है? ये डायथर्मिक बाउंड्री है। आपका सिस्टम क्या है, प्याले के अंदर की चाय, लेकिन जो उसको सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, किसको, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, उसमें से हीट एक्सचेंज हो रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तभी तो गर्म हुआ। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखना, ये जो है आपका, जो आपका प्याला होता है ना, जो आपका स्टील का प्याला होता है, या आप ग्लास का भी ले लो तो वो भी गर्म हो जाता है ना। ग्लास का अगर कप ले लेंगे हम लोग, कांच का होता है वो, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे ले लेंगे तो वो क्या है, डायथर्मिक बाउंड्री है। क्यों? हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तभी तो गर्म हो गया। लेकिन अगर आप क्या कर देते हो, आप अगर मिल्टन की थर्मस लेते हो, वो थोड़ा बहुत गर्म तो होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली कोई भी एडियाबैटिक नहीं होता। लेकिन उसको अगर आप गरम गरम चाय डाल के भी पकड़ोगे तो इतना जो आपको चटका थोड़ी लगेगा उसमें, वो गर्म होगा। क्यों? कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन उतना हो रहा है कि जितना इसमें था, नहीं, उतना नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि अच्छा, आप अगर मिल्टन वगैरह का लोगे तो बहुत कम इफेक्ट आपको नजर आएगा। समझे? क्यों? क्योंकि थर्मस की जो आउटर कवरिंग है वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, यानी एडियाबैटिक आपकी बाउंड्री है जो हीट को एक्सचेंज होने नहीं देती। ना अंदर से हीट, जब बाहर से हीट ना अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आई होप मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल खुद से लिख लेना जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। चलो भाई, तो थर्मस वगैरह का एग्जाम्पल क्या है, एडियाबैटिक है ना, वो एडियाबैटिक में आएगा। और डायथर्मिक हमारा नॉर्मल प्याला जो होता है या हमारा जो कप होता है वो डायथर्मिक बाउंड्री में आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा आगे जाकर के, तुमको खुद को सेपरेट करके रखना है उसमें कि कौन सा सिस्टम कौन से टाइप का, अभी बताऊंगा आगे जाकर के मैं। तीसरे टाइप की बाउंड्री क्या है, अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम पे भी आऊंगा मैं। तीसरे टाइप की बाउंड्री बच्चे होती है रिजिड बाउंड्री, और दूसरी है नॉन रिजिड बाउंड्री। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री क्या होती है? रिजिड बाउंड्री जो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, जो अपने डायमेंशंस को चेंज नहीं करेगा। नॉन रिजिड बाउंड्री जो फ्लेक्सिबल होगी। समझ में आ गया? तो रिजिड बाउंड्री मतलब क्या? नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्या होगी ये? नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। नॉन रिजिड क्या होगी? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। क्या मतलब होता है इसका? मतलब समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। इसमें जैसे आपने क्या कर दिया, आपने लिया एक रूम के अंदर आपने क्या भर दी? एयर। इस रूम में एयर है, मैंने पूरी तरीके से पैक कर दिया। क्या रूम का साइज बड़ा छोटा होगा? नहीं ना, फिक्स रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये कैसी बाउंड्री है, जो हमारी वॉल्स हैं वो रिजिड बाउंड्रीज हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एयर अगर मेरा सिस्टम है तो उसके बाहर की सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग है। समझ आ गया? तो मेरी जो बाउंड्री है, जो हमारे घर की वॉल्स हैं, वो क्या है? रिजिड बाउंड्रीज हैं। समझ आ गया? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अपने डायमेंशन को चेंज नहीं करेंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? या फिर तुमने क्या कर दिया, स्टील का कंटेनर ले लिया, स्टील का कंटेनर लिया, उसमें एयर भर दी।
समझ आ गया, क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल सी बात है ये। नॉन रिजिड बाउंड्री भी होती है बच्चों, जिसमें वो फ्लेक्सिबल होती है। कैसे होगी फ्लेक्सिबल? मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। आपने कोई बलून ले लिया, इस बलून में आपने क्या कर दिया, इस बलून में आपने एयर भर दी। क्या भर दी? एयर भर दी बलून में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब मुझे बताओ, ये जो बाउंड्री है, अब मेरा सिस्टम क्या है? एयर, बाकी सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग। लेकिन ये जो बाउंड्री है, ये देखो फ्लेक्सिबल है, ये अपने साइज को कम ज्यादा कर सकती है। समझ आ गया? तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री, समझ आ गया? तो ऐसे भी हो सकता है कि बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देता हूं मैं, और एग्जाम्पल क्या आएगा? और एग्जाम्पल में नॉन रिजिड फ्लेक्सिबल बाउंड्री में आप लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत काम आने वाला है, देखो ध्यान से। ये एग्जाम्पल, एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने क्या कर दिया? पिस्टन लगा दिया और यहां पर भर दी हमारी एयर। तो ये अगर मेरा सिस्टम है, तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है फ्रिक्शनलेस है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ये बाउंड्री है, देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। तो जैसी एयर यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसके हिसाब से पिस्टन अप या डाउन होगा। ये भी कैसा है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री, मूव कर रहा है ना वो। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये चीज याद रखना है। क्लियर है? तो बाउंड्री कितने टाइप की बताया मैंने आपको? 3 टाइप की। 3 में भी हर एक में भी 2-2 टाइप बताए, ठीक है ना? पहला कौन सा? रियल, इमेजिनरी। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड क्या बताया? डायथर्मिक, एडियाबैटिक। डायथर्मिक में हीट एक्सचेंज होगा, एडियाबैटिक में नहीं होगा। डायथर्मिक हमारा प्याला, एडियाबैटिक हमारी थर्मस। समझ में आ गया? उसके बाद रिजिड, नॉन रिजिड। रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉन रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी ऐसे दे दिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है? तो बाउंड्री के भी आपको टाइप बता दिए मैंने। क्लियर हो गया? आइए अब क्या करते हैं, अब मैं आपको सिस्टम के टाइप्स बताता हूं। ठीक है? ये बाउंड्री के टाइप तो आपकी बुक में नहीं थे, लेकिन मुझे बताने हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब पॉइंट्स आएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो सारी चीजें कवर करते हुए चल रहा हूं मैं। ठीक है? चलो आ जाओ। अब इसके बाद हेडिंग लगाओगे तुम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या हेडिंग लगा रहे हो? टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, अभी तो बाउंड्री के टाइप पढ़े, अब सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे। सर सराउंडिंग, सराउंडिंग तो सिस्टम के अलावा जो चीज है वो सराउंडिंग है, तो उसकी क्या टाइप की बात करेंगे? समझ में आ गया? तो इस वजह से बाउंड्री के टाइप पढ़ लिए और अब सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला इसके अंदर आए, सबसे पहला सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या? जो मास यानी मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर पाए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अ सिस्टम which can exchange matter मतलब mass as well as energy। समझ में आ गया? जो मास यानी मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या कर दिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर आपने भर दी कॉफी। क्या भर दी? कॉफी। अब कॉफी जो है आपका सिस्टम है। अब इसमें से ये जो सतह के पार्टिकल्स हैं ये वेपराइज होकर के बाहर निकलेंगे, तो मास तो एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है ना मास। अरे वेपराइज होकर पार्टिकल अगर सराउंडिंग में जाएंगे तो मास का एक्सचेंज हुआ, साथ साथ में ये गर्म हो रहा है, तो गर्म होने की वजह से यहां पर एनर्जी बाहर निकलेगी ना भाई, रेडिएशन के जरिए। समझ आ रहा है? तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसमें मास भी एक्सचेंज हो रहा है और साथ साथ में गर्म हो गया है वो, इस वजह से क्या हो रही है? एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। समझे? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या है? ओपन सिस्टम है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे कॉफी इन एन ओपन कंटेनर। कॉफी इन एन ओपन डायथर्मिक कंटेनर। ठीक है ना? डायथर्मिक क्यों? एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहा है, तो डायथर्मिक कंटेनर में। ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड क्या है आपका? क्लोज्ड सिस्टम। सेकंड क्या आपका? क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में वो एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है? कैन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, यानी मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दीजिए सर। आइए एग्जाम्पल देते हैं। यही अपनी कॉफी है, इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया। क्या रख दिया? ढक्कन रख दिया। ऐसे मैंने ढक्कन रख दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ही मैं क्या करता हूं, ऊपर से कोई ढक्कन रख देता हूं उस पर, तो क्या होगा? अब जो पार्टिकल वेपराइज होकर के ऊपर जा रहे थे वो जा पाएंगे क्या?
नहीं, यानी मास का एक्सचेंज बंद हो गया लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। गर्म हो जा रहा है ना, तो सराउंडिंग को एनर्जी क्या कर रहा है, सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो बेसिकली यही एग्जांपल लिख देना कि कॉफी इन एन ओपन डायथर्मिक कंटेनर विद अ लिड ऑन इट्स सरफेस या लिड ऑन द टॉप, समझे? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम का। तीसरा होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना? ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे, ठीक है? अभी और भी चीज लाऊंगा, और एग्जांपल है मेरे पास, फिक्र नहीं करने का, वो तुम्हारे होमवर्क होगा, तुमको खुद से डिसाइड करना है कौन सा सिस्टम है, ठीक है? तीसरा एंड द लास्ट पार्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल ये दुनिया से अलग थलग सिस्टम होता है, इसको दुनिया तो कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, ना मास एक्सचेंज करेगा ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा। समझ में आ गया? नाइदर इट कैन, ऐसे लिखो, इट कैन नाइदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी। समझ में आ गया? मास मतलब मैटर, ठीक है ना? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे क्या, आप अपनी कॉफी को थर्मस में डाल दो, समझ आ गया? अच्छे क्वालिटी का लोगे, अच्छी कंपनी का, मिल्टन वगैरह का, तो क्या होगा, ना वो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा ना वो मास, बंद है तो मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता, और वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है ना बॉल, इसका मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे कॉफी इन ए थर्मोस फ्लास्क। समझ में आ गया? एक थर्मस फ्लास्क में जो कॉफी भरी गई है उसको आप लोग क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलोगे। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज समझा दी कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, उसका स्कोप क्या है, उसके बाद उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा, हमने इसके जनरल टर्म्स पढ़े, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, फिर बाउंड्री के 3 टाइप पढ़े, फिर सिस्टम के 3 टाइप पढ़े। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो बेसिक चीजें आपकी आज मैंने क्लियर कर दी। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, अभी आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है इसमें कि बेसिकली इसमें से कौन सा सिस्टम कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, अलग अलग आपको बुक्स में मिलेगा, अलग अलग नेशनल लेवल की कोचिंग में, एलन की बुक में आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से उन लोगों ने दिया हुआ है, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए, क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। खुद से क्लासिफाई करना है आपको, ठीक है ना? चलो भाई, वाटर इन एन ओपन कंटेनर, ठीक है? खुद से क्लासिफाई करना आप लोग, ठीक है? उसके बाद क्लासरूम, उसके बाद आपका अर्थ, उसके बाद आपके लिविंग बॉडीज, ठीक है? उसके बाद आपका ट्यूबलाइट, उसके बाद आपका ग्लोइंग बल्ब, ठीक है? उसके बाद आपका यूनिवर्स, ठीक है? उसके बाद सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना? तो आपको खुद से क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है और कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है। समझ में आ गया? इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और बताओ लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ मुझको शेयर करो, और हमको अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम तुम्हारे लिए और लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।